हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और आज एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। 12th क्लास का चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। स्टार्ट अपन इसे करें उससे पहले कुछ आपको बातें मैं यहाँ से बता देता हूँ इस चैप्टर को समझने के लिए। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ एक चैप्टर की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे बायोमोलिक्यूल 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो नवा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स या J1 जिसे अपन बोलते हैं, या 12th क्लास में अपन चले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। छठा जो चैप्टर है 12th क्लास का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं। और साथ साथ में सेल बायोलॉजी का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, कोशिका जो अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर अपन बात करें उसका आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों तीनों चैप्टर है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है जैसे डीएनए आरएनए की अपन बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो सारे जो चैप्टर्स है ये तीन चार जो चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आइडिया नहीं है, उसमें जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर वगैरह आपको बता रखा है, ठीक है, तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये दो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में, 11th और 12th चैप्टर दोनों में ही इनका रिलेशन है साथ में। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखे हैं तो उसको एक बार से आप फटाफट से पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए, याद नहीं है तो, जिससे बायोटेक्नोलॉजी आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। सो आज के सेशन में अपन इस चैप्टर का परिचय देखेंगे और पहला जो टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत है वो यहाँ से अपन देखेंगे। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं उसे नोट करते हुए चलिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट अपन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स की बात करते हैं इसके अंदर, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी लेके आ गए आप, उसमें किसी ना किसी टाइप से आप चेंजेस कर रहे हो, या ह्यूमंस के लिए इस नेचर के लिए आप क्या कर रहे हो, फायदेमंद चीजें वो यहाँ पर कर रहे हो। तो वो जो सारी स्टडी है वो इसके अंदर अपन करते हैं, उसे अपन बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। समझ में आ रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या जीवों का अपन यूज में रहते हैं या उनसे प्राप्त जो भी केमिकल्स है या मेनली एंजाइम की बात करते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद, मनुष्य के लिए जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है उसको बनाने में, उसको विकास करने में अपन काम में ले रहे हैं, भले इससे क्या हो, अगले जीव का नुकसान हो, क्योंकि मनुष्य तो है ही, मतलब ही शुरू से ही मतलब ही रहा मनुष्य तो, ठीक है। डबल रोटी शराब इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। तो डबल रोटी आप जैसे खाते भी हैं, शराब वगैरह आप नहीं पीते ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो आदि सभी जो है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। देखते हैं आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान समय में सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो वह इनसे वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकता रूपांतरित जीवों का उपयोग उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो सीमित अर्थ बताया गया है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी जो बताया जा रहा है, तो इसमें आनुवांशिकता रूपांतरित, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड उसे आपने किया, रूपांतरित किया किसे, ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और आनुवांशिकी जहां पढ़ते हैं अपन क्या पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए, जो उसका आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है उसको अपन यहां से पढ़ते हैं। तो आगे चलकर अनेक प्रक्रमों या तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। उदाहरण हैं जैसे पात्र या इन विट्रो निषेचन द्वारा परख नली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, डीएनए टीके का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार, ये सभी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। तो आपने सुना होगा परख नली शिशु की बात करते हैं तो ऐसे कपल जो या तो फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, या मेल की अगर अपन बात करें उसमें किसी भी टाइप से स्पर्म मोटाइल नहीं है, तो अलग अलग कंडीशन है, तो क्या होता है इन विट्रो निषेचन जो होता है उसमें क्या होता है, लेबोरेटरी कंडीशन में जो नर शुक्राणु वहां से लेते हैं, मादा से अंडाणु लेते हैं, और उसका निषेचन करवाने के बाद में जो भी जाइगोट वगैरह बनता है उसे मादा में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से टेक्निक का ही एग्जाम्पल है। जीन का संश्लेषण अपन करवाते हैं, डीएनए टीके का निर्माण अपन करवाते हैं, जो भी टीका आजकल लगता है, ठीक है। दोषयुक्त जीन का सुधार मतलब किसी भी प्रकार से जो जीन है उसमें
दोष है मतलब आगे चलकर रोग कारक कर सकता है, रोग के लिए हो सकता है, तो उसे अपन सुधार सकते हैं। तो ये सभी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग हैं। अब ये जो लिखा है EFB, इसको आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों। EFB का मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यूरोपियन यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ लिखा है इन्होंने, लेकिन इंग्लिश में इसका EFB का फुल फॉर्म ये है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी आप लोग लिख लीजिए। इन्होंने भी जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन दी है, जिसमें क्या बोला है, जिसमें इन्होंने जो परंपरागत विचार है, मतलब जो पहले के अपने बड़े बुजुर्ग जैसे बोलते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था, उनको भी अपने को रेस्पेक्ट करनी, जो पहले के जो आइडियाज है उनको भी अपने को लेना है, और जो आधुनिक आणविक जैव प्रौद्योगिकी है उनको भी अपन को साथ में रखना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आप क्या कर रहे हो, पुराने जो विचार है उनको भी साथ में लेकर काम करोगे। तो ये बताया किसने, EFB ने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन भी दी थी। EFB द्वारा दी गई परिभाषा निम्नवत है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, किसके लिए, नए उत्पाद जो अपन बना रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, सेवाओं के लिए, प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं में इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। तो जो भी पार्ट है, नए उत्पाद आपको बनाना है, और सेवाओं के लिए अपन क्या कर रहे हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान और जीव, प्रकृति की बात कर रहे हैं, साथ साथ में जो भी कोशिका है, जो भी अंग है, इसके जो आणविक रूप है, अनुरूप है, आणविक अनुरूप में सारे अपन जो भी मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड वगैरह जो भी कोशिका के अंदर मिलता है, उन सारों का समायोजन करते हैं, और अपन क्या करते हैं, नए उत्पाद बनाते हैं, जिससे मनुष्य का फायदा हो यहाँ पर, ठीक है, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद को यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें चेंजेस हुए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी पुरानी है तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है। ये कौन कौन सी, पहली आनुवांशिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में रोगाणु रहित, ठीक है, वातावरण बनाना। तो पहला जो आपके पास लिखा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसे अपन बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, चाहो तो लिख सकते हो इंग्लिश में, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थों, अब ये तो आपको समझ में था, आनुवांशिक पदार्थ दो है मेनली, डीएनए और आरएनए। तो आनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के रसायन में कर इसे परपोषित जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षी फिनोटाइप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो भी डीएनए और आरएनए है, ठीक है, डीएनए और जो आरएनए उसमें अपन चेंजेस कर देते हैं। जैसे मान लो इस डीएनए से मुझे कोई स्पेसिफिक प्रकार का प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और ये बना नहीं रहा, तो इस वाले सीक्वेंस में अगर चेंज होता है, ये प्रोटीन बनता है, तो मैं बना दूंगा, और क्या कर दूंगा, जो भी परपोषित जीव है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसमें मैं डाल दूंगा, जिससे जो भी ये जो बना रहा है उसका फिनोटाइप वहां पर अपने को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस है, ये केवल सिंपल सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। दूसरा आता है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में रोगाणु रहित, ठीक है, बैक्टीरिया फ्री मीडियम अपने को बनाना है। सूक्ष्म जीव संदूषण रहित, मतलब सूक्ष्म जीव जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे फ्री अपने को क्या बनाना है, वातावरण बनाना है, मीडियम बनाना है। किसमें, जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम में जो भी स्टेप्स आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसमें जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सबको सूक्ष्म जीवों से फ्री करना, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण अपने को रखना है। तो सूक्ष्म जीव संदूषित रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक इसे अपन बोलते हैं, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मेरे पास मीडियम है, मुझे यहाँ से क्या बनाना, टीका बनाना, एंटीबायोटिक या जो भी बनाना मुझे, टीका, तो इसके साथ में ये तो टीका बना रहा है, लेकिन अगर मैं बोल दूं इसके साथ में कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीवाणु है वो यहाँ पर आ गया साहब, जो रेड कलर में बताया जा रहा है, तो जब आप इसकी वृद्धि करवा रहे हो, तो ये जो एंटीबायोटिक वगैरह वो तो वृद्धि करेगा, लेकिन साथ साथ में जो जीवाणु में सूक्ष्म जीवाणु वो भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो इस केस में मुझे क्या करना है, इन जीवाणुओं को यहाँ से हटाना है, बाहर निकालना है, जिससे क्या हो, केवल जो एंटीबायोटिक है उसी का ही उत्पादन यहाँ पर हो और ज्यादा हो, ठीक है। तो दूसरा जो सिद्धांत है बायोटेक्नोलॉजी का वो यही है कि रोगाणु रहित माध्यम अपने को बनाना है किसी भी तरीके से। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गौरव इसमें क्या बात है, संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं साहब।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अपन बात करते हैं, अलैंगिक जनन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही सिंगल पेरेंट होता है, उसी से जो प्रोजेनिस वगैरह बनती है, पुत्री कोशिकाएं वगैरह बनती है, तो वेरिएशन यहाँ पर नहीं आते, विभिन्नता यहाँ पर नहीं आती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें, लैंगिक प्रजनन की बात करें, तो वहां पर दो पेरेंट्स होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, वहां पर युग्मकों का निषेचन होता है, तो वेरिएशंस यहाँ पर आती है, विभिन्नताएं आती है। और वो क्या है, एक उद् विकास का एक विशिष्ट प्रक्रम है। उद् विकास अगर आपको करवाना है, अच्छे चेंजेस लेके आ रहे हो, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये अपने को पता है, अपन ने पढ़ रखा है, बार बार इसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, मतलब जो भी आनुवांशिक सूचना पैतृक में थी वो पुत्री कोशिकाओं में जा रहा है, और समान है ये एक दूसरे से, इसी समानता को दर्शाने के लिए अपन क्लोन शब्द यूज में लेते हैं, तो वही परिरक्षित करता है, मतलब सेव करके रखता है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नताएं वे विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है, जो जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। तो लैंगिक जनन में क्या आती है, वेरिएशन आती है, विभिन्नताएं आती है, आनुवांशिक व्यवस्था होती है, तो वो लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी हैं, उनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो सकता है या हो जाता है। किसमें, परंपरागत संकरण। संकरण आपने पढ़ा है 5वें चैप्टर में, मेंडल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा क्रॉस वगैरह अपन करवाने की जो विधि है। तो परंपरागत में क्या होता है कि जो भी जंतु है, जो भी पादप, उसमें जो भी आप जनन करवा रहे हो, उसमें क्या होता है, जो अच्छे जीन है, जो वांछित जीन है, उसके साथ साथ में जो अवांछित जीन है वो भी वहां पर आ जाते हैं और गुणन कर लेते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो अच्छे आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, तो बुरे का तो काम है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो जो बुरे जीन हैं, जो अवांछित जीन, उसको अपन हटा रहे हैं। उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज जो इवोल्व हुई है, जैव प्रौद्योगिकी में हुई। तो उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगित डीएनए का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो पुनर्योगित को अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी पूरी प्रोसेस आएगी किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। जैसे ये एक जीव है, यहाँ पर ये डीएनए वगैरह, इसमें मुझे कोई वांछित डीएनए डालना है, तो यहाँ से ये वाला जो डीएनए लेकर के मैं क्या करूंगा, जैसे इस डीएनए को मैं यहाँ बता देता हूँ ब्लैक कलर में, ये डीएनए इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना है, तो ये जो डीएनए था, इसके साथ में नया डीएनए आपके पास जुड़ जाता है, ये ऐसा हो गया। और ये जो ब्लैक कलर वाला जो वांछित डीएनए है, वो इसके साथ में जोड़ देता हूं, जिससे मुझे अच्छे प्रोडक्ट मिले। तो डीएनए क्या हुआ, यहाँ पर दो डीएनए यहाँ पर जुड़े हैं, तो जुड़ने को अपन बोलते हैं योग, ठीक है। पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेशन से ये शब्द आया है, ठीक है। री का मतलब अगेन, बार बार आप क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, एक से अधिक जो डीएनए उसको आप कंबाइन कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो वो है पुनर्योगज डीएनए। और आपने क्या किया, यहाँ से इस डीएनए के पार्ट को आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो वो जीन स्थानांतरण है। डीएनए और जीन तो आपको समझ में आता है, इसी में उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण है। अभी आगे और आएगा डिटेल्स, चिंता मत करो इससे। जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। समझ में आ गई बात ही, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं विजातीय या एलियन जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है। तो यहाँ जैसे इस जीव में आपने क्या किया, बाहर से कोई डीएनए डाला है, तो क्या जरूरी है कि ये डीएनए यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा साहब। तो यही पूछ रहा है कि आप जानते हैं कि उस डीएनए खंड का क्या भविष्य है। तो आगे बता रहा है ये, संभवतः ये डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। तो इस जीव में जो भी डीएनए ये बाहर से गया है, ये खुद से अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करवा पाएगा। तो क्या होगा फिर, किंतु ये जब ये डीएनए आदाता के जीनोम से जुड़ जाता है, तब ये गुणित होकर परपोषित डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। तो इस वाले कोशिका का जो डीएनए, जैसे ब्लैक कलर में ये डीएनए है, और मैं बाहर से ये रेड कलर वाला जो डीएनए है वो यहाँ पर जोड़ता हूँ, जैसे इसके साथ मैंने जोड़ लिया यहाँ पर। तो क्या होगा, जब ये वाला डीएनए अपना गुणन करेगा, आपको पता है कि कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में अपन ने 3 अवस्था पढ़ी थी अंतरावस्था में, G1 S G2। और एस के अंदर क्या होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो जिसमें डीएनए अपना अमाउंट बढ़ा लेता है, डबल कर लेता है। तो जब इस वाले जो आपके पास ग्राही है, उसके डीएनए के साथ में अगर बाहर वाला डीएनए अपन जोड़ देते, तो वो क्या करेगा, वहां पर प्रतिकृति करेगा, और वहां पर गुणित होकर परपोषित डीएनए के साथ में क्या होगा, वंशानुगत होगा। क्योंकि अब ये डीएनए इसका पार्ट हो चुका है, ये वाला डीएनए इस कोशिका का पार्ट हो गया, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहेगा। यह भी जातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, बता दिया मैंने। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, जो प्रतिकृति के लिए उत्तरदायी। और ये रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 6ठे चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, तो पूरा डिटेल से यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 लेक्चर लगता है इसको पूरा समझाने में। ये आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से एंजाइम वहां पर काम में आए थे,
तो ये सिंपल सा अभी बता देता हूँ कि गुणसूत्र जो भी आपके पास होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का, जहां पर क्या होता है और रेप्लिकेशन का उत्पत्ति होती है, वहां से स्टार्ट होता है जो प्रतिकृतिकरण, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हो जाता है, ठीक है। और जो प्रतिकृतिकरण के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु उसमें गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिसमें एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृतिकरण का मूल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए में कि साहब ए टी ए सी जी, जो भी सीक्वेंस है अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, वहां से वो स्टार्ट करेगा, उसके अलावा कहीं से भी रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषित जीव में स्वयं प्रतिकृति में गुणित हो सके। ये अभी मैंने आपको बता दिया, उससे जुड़ जाता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही अपन बोलते हैं क्लोनिंग, या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। आगे बात समझ। टेम्पलेट डीएनए क्या होता है ये आपने पढ़ रखा है, वहां पर बता रखा है दो टाइप के जो सीक्वेंस 5 to 3 प्राइम अलग होता है, और 3 से 5 प्राइम जो अलग सीक्वेंस है वो अलग होता है, टेम्पलेट वगैरह कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रेन वहां पर आपको बता रखी है। अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के बारे में आप अध्ययन करेंगे। अच्छा, प्लेलिस्ट में बना रखा है मैंने ये वाला चैप्टर, छठा चैप्टर 12th क्लास का, आप वहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, वो अपन देखते हैं। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीमुरियम के सहज प्लाज्मिड, यह गोलाकार गुणसूत्र बाह्य डीएनए जो स्वयं प्रतिकृति करता है, तो ये आपको हाईलाइट कर रखा है, पूछा गया साल्मोनेला टाइफीमुरियम नाम का एक बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है प्लाज्मिड बता रखा है। जैसे ये बैक्टीरिया, इसमें ये क्या है डीएनए, मेन डीएनए, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इस डीएनए से एक्स्ट्रा जो सर्कुलर डीएनए, कुछ इस प्रकार का जो डीएनए मिलता है सर्कुलर डीएनए, वो होता है प्लाज्मिड। मेन डीएनए के अलावा कुछ और मिलता है जिससे क्या बोला गया है प्लाज्मिड, मतलब यह गोलाकार है, गुणसूत्र है, और बाह्य डीएनए, बाह्य का मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, जो स्वयं प्रतिकृति कर सकता है, अपने आप से ही प्रतिकृति ये कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीमुरियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेकिन जीन के जुड़ने से हो सका था। और किसने बताया था, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बर्ड ने कब बताया था, 1972 में। उपरोक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया था, ठीक है। जैसे मान लो ये इस प्रकार से कोई सर्कुलर डीएनए है, ये प्लाज्मिड इस प्रकार से ये सब, तो मैं क्या करूंगा, इसे यहां से काट दिया है मैंने, जैसे मान लो मैं इसे यहां से क्या कर देता हूं, काट देता हूं यहां से, तो अब ये डीएनए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा कोई भी जो वांछित डीएनए है वो इसके साथ में यहां पर मैं जोड़ देता हूं, जो भी प्रोसेस आएगी एंजाइम वगैरह, तो ये एक डीएनए अलग था, ये दूसरा डीएनए, तो ये क्या हो गया पुनर्योगज डीएनए हो गया। और किसने बताया था ये, कोहन वे बोयर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था 1972 में। तो जिनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था आणविक कैंची, आणविक कैंची का मतलब अभी अपने यहां से काटा था, काटने के लिए जो कैंची, कैंची का मतलब यही जो सब्जी वगैरह काट रहे हैं या हेयर कट वगैरह काट रहे हैं तो वो सीजर नहीं, आणविक कैंची मोलिकुलर सीजर जिसे अपन बोलते हैं, वो एक एंजाइम है जिसे अपन बोलते हैं प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे अपन बोलते हैं। उसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगह से काटना संभव हो गया था। जैसे इसको आपने यहाँ से काट दिया सर, यहाँ से आप काटना चाहते हो तो वो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर काटेगा इसे। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था सर्कुलर जो डीएनए उससे आपने जोड़ दिया। ये प्लाज्मिड डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है, वेक्टर के जैसे काम करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते हो कि मच्छर कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करते हैं, तो मतलब स्थानांतरण करने वाला जो भी पार्ट होगा वो संवाहक कहलाता है, एक से दूसरे माध्यम में, ठीक है। सेम वैसे प्लाज्मिड भी क्या कर रहा है, एक से दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक उसी तरह से प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए खंड को परपोषित जीवों में पहुंचाया जाता है। यहाँ आपने क्या कर दिया, ये प्लाज्मिड था, इसके साथ में जैसे ये प्लाज्मिड हो गया पूरा, और इसके साथ में आपने क्या कर दिया, जो वांछित डीएनए वगैरह था वो आपने जोड़ दिया, जैसे यहाँ आपने जोड़ दिया इसको। अब इसको क्या करोगे आप, अब इसको पूरे को आप ट्रांसफर कर दोगे परपोषित जीवों में, ठीक है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज करता है। बोले ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे, तो एक एंजाइम यहाँ पर भी काम में आता है जिसे अपन बोलते हैं डीएनए लाइगेज। इसे आपने सुना होगा छठे चैप्टर में। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, किसको जोड़ना, डीएनए को। जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य करता है, उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है सब। इस संयोजन से पात्रे या नए गोलाकार सवते प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहता है। तो ये नया डीएनए यहाँ पर बन जाएगा, वो पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो डीएनए था उसे आपने क्या किया, इस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफी मिलता जुलता में स्थानांतरित किया। आपने किया क्या, समझ में आ रहा आपको,
साल्मोनेला टाइफीमेरियम जो बैक्टीरिया वो लिया आपने, उसका प्लाज्मिड आपने लिया, उसके साथ में आपने क्या किया, जो वांछित डीएनए था वो जोड़ा। अब आपको मान लीजिए वो वांछित जो डीएनए था वो प्रोटीन बनाता है, और ई कोलाई अपन बैक्टीरिया ही क्यों काम में ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बैक्टीरिया कम समय में अपनी प्रजाति बढ़ा लेता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जो भी प्लाज्मिड था उसे आपने क्या कर दिया, जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के साथ में आपने वांछित डीएनए जोड़ा, और डीएनए जोड़ने के बाद में जो प्लाज्मिड, यहाँ पर साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो प्लाज्मिड था, इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उसके साथ में आपने वांछित डीएनए जोड़ दिया सर। ये अब आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप बोल सकते हो। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने क्या कर दिया, इसे आपने ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। आ रही बात समझ में, जो क्या करेगा, तो ये नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां यहाँ पर बना लेगा। अब ये जो डीएनए ई कोलाई में घुसा है वो क्या करेगा, अपने नंबर यहाँ पर काफी संख्या में बढ़ा लेगा, और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का ई कोलाई में गुणन, ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी की जीन की क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। अपनी संख्या में वृद्धि जो कर रहा है वो यहाँ पर हो गया क्लोनिंग। ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये केवल एक तरह से इन्होंने समरी दे रखी है। अब किस प्रकार से डीएनए को काटते हैं, किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, किस प्रकार से उसे अपन जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज से, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे अपन ट्रांसफर करते हैं, वो सारे मेथड इन्होंने अलग अलग करके वापस टॉपिक में, सब टॉपिक में आपको बता रखे। ठीक है, ये केवल एक तरह से ओवरव्यू था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवंशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण हैं। पहला क्या, वांछित जीन युक्त डीएनए को आपको पहचान करना है कि मुझे ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड बनाता है, ये वो बनाता है, ठीक है, वो आपको पहचान करना है। उसके बाद में आप उसे चिन्ह कर देंगे कि जैसे ये डीएनए है और ये इतना सा पार्ट क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, तो आपने इसे चिन्हित कर दिया इसे। अब क्या करोगे, चिन्हित डीएनए को परपोषी में स्थानांतरण आप कर दोगे, साहब दूसरे में स्थानांतरण कर दोगे, और स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित आपको रखना है, उसको देखते रहना है बार बार कि सही है या नहीं है, और उसकी संतति में स्थानांतरित उससे आपको करना है, जिससे क्या हो, अपना वांछित जो भी उत्पाद है वो अपने को मिल सके। ठीक है, तो ये रहा अपना आज का सेशन, जिसे अपन ने नाम दिया था इंट्रोडक्शन। ठीक है, उम्मीद मैं करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो सेशन वापस देखिए, एनसीईआरटी को आप लोग पढ़िए। फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट पूछने के पैसे नहीं लगते। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।